जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में आज आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज समझेंगे। आर्थिक नियोजन क्या है, कब लाया गया, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या रहे, कितने सफल रहा। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसमें प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो फिर अब हमें देश को, भाई ठीक है, हमने सत्ता का हस्तांतरण करा लिया है, हमारे पास सत्ता आ गई है। उसमें अनेक समस्याएं थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, विभाजन भी हुआ देश का। पाकिस्तान ने हम पर युद्ध भी थोप दिया 1948 में, उसने कबायलियों के भेष में हमने हमला कर दिया। भुखमरी, अकाल, उसके साथ साथ हमारे पास बहुत समस्याएं थी, समस्याएं थी। हमारे पास दबाव था कि हम रूस की तरफ, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाएं, या अमेरिका के जो गुट बना था उस पे जाएं। तो इन सब के बीच देश में, उसके बाद अब इन सब की समस्याओं, कितनी समस्याएं हैं, उसके बाद हमें देश का आर्थिक नियोजन भी करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब के बारे में आज कोई भी बातें करते रहे हों, लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस स्थिति को संभाला वो काबिल तारीफ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत 2-3 साल तो ऐसे लग गया भाई। 1947 में हम आज़ाद हुए, 48, 49, 50 युद्ध होता रहा, सब वैसे ही चलता रहा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कोशिश ये की कि हम अपने संसाधनों को किस तरह अधिक से अधिक लोगों के हित करें। देखिए, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति में जो एक तरीके से नारा था कि भाई बुजुर्ग, हमें मजदूरों का शासन लाना, गरीबों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व लाना है। उसमें एक, उसके बाद जब रूस आज़ाद हुआ तो रूस ने एक मतलब आर्थिक अपना विकास समाजवादी योजना के अंदर कर दी। समाजवादी योजना, मैंने समाजवादी शब्द आपको समझाया था। यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितना भी हमारा संसाधन होता है एक तरह सरकार के नियंत्रण में होता है, और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को हित करती है। ये उस समय की एकदम ज़रूरत थी, इसमें पंडित नेहरू 100% सही है। तो वो रूस की समाजवादी योजना से काफ़ी प्रभावित थी कि भाई जिस तरह रूस ने इस तरह संसाधनों को सरकार ने अपने हाथ में लिया, उसके बाद उन संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के विकास में लगाया। तो इसीलिए उन्होंने भारत में भी सोचा कि हम भी 1950 के आसपास से देश में नियोजन शुरू करें। तो सबसे पहले हम नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, इन संसाधनों की उपलब्धता और जो हमारी समस्याएं, जो उन समस्याओं का निराकरण उपलब्ध संसाधनों की मदद से करना, ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। तो किसी भी आधुनिक समाज की आर्थिक गतिविधियों का सीमित दुर्लभ संसाधनों के साथ मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निर्देशित किया जाना ही नियोजन है। ये परिभाषा याद रहनी चाहिए, नहीं याद तो कम से कम समझ में रहनी चाहिए कि नियोजन का मतलब क्या होता है। कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, इनका उपयोग हम मानव की आवश्यकताओं, लोगों की ज़रूरतों को कल्याणकारी समाज की स्थापना में कर सकें। देखिए, मैंने जब आपको प्रस्तावना सबसे पहले बताया था, तो बताया था प्रस्तावना में कितना अच्छा बनाया है, मतलब प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। कि उन्होंने जो प्रस्तावना दी गई, पंडित नेहरू जो प्रस्तावना दिया उसमें लिखा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है ये नियोजन। कि भाई आर्थिक न्याय तो तभी संभव हो पाएगा ना जब आप संसाधनों का वितरण करेंगे। इसके लिए उन्होंने योजना, ये समाजवादी योजना, समाजवादी आर्थिक नीति के द्वारा हम अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित कर सकते हैं। तो ये हो गया नियोजन। तो इस प्रकार नियोजन को कह सकते हैं एक साथ कार्य करना, चुनना, चुनाव की गतिविधियाँ, एक आर्थिक गतिविधि। तो फिर नियोजन के प्रकार देखिए, नियोजन के प्रकार को हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला एक होता है समाजवादी, जिसको कहते हैं आदेशात्मक नियोजन, और सांकेतिक नियोजन। थोड़ा याद रखना है, आदेशात्मक नियोजन जो होता है इसको आप कह सकते हैं समाजवादी जैसे ही, और सांकेतिक नियोजन जो होता है इसको पूंजीवादी जैसे कह सकते हैं। तो आदेशात्मक नियोजन में क्या होता है कि सरकार आर्थिक ढांचे को तय करने की जिम्मेदारी अपने पास रखती है, इसमें निजी क्षेत्र कम से कम ही होता है। तो इसको कहते हैं आदेशात्मक, इम्परेटिव प्लानिंग।
योजना के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वो आवश्यक आपूर्ति जैसे कच्चा माल, मशीन, जनशक्ति और उद्यमी प्रदान करे ताकि सभी संसाधन राज्य के सभी संसाधनों पर एक तरीके से तो याद रखने आदेशात्मक को आप याद रख सकते हैं कि बस इस तरह हो सकता है आपको भूल जाए, जैसा मुझे कई बार भूल जाता है। तो आदेश का मतलब होता है कि सरकार जो है वो आदेश दे रही है, सारा अपने नियंत्रण में रख के, ऐसे याद रख लेंगे। और सांकेतिक नियोजन में क्या होता है, सरकार बस सांकेतिक की भूमिका में रहती है, बाकी ज़्यादातर इसमें निजी जो पूंजीपति होते हैं इन्हीं के नियंत्रण में संसाधन होते हैं और यही अपने हिसाब से योजनाओं को चलाते हैं। सांकेतिक नियोजन में सरकार अर्थव्यवस्था के लिए संबद्ध निर्धारित कर देती है, बस एक संकेत के रूप में सरकार रहती है आर्थिक संस्थाओं के प्रोत्साहन कर उन्हें प्राप्त करने में। मतलब सरकार आर्थिक कामों में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें पूंजीपति उद्योगपति ही शामिल होते हैं। जब 1991 पहले जिसे जब हमने शुरू की तो हमारी आदेशात्मक थी, उसके बाद जब 1991 में हम अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लेकर के आए तो सांकेतिक अर्थव्यवस्था के रूप में थोड़ा सा याद रखना है। आदेशात्मक में क्या कहेंगे, सरकार एक तरह समाजवादी, और जब सांकेतिक की बात करेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाता हुई से। तो कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह सांकेतिक है ना पूरी तरह आदेशात्मक है, सभी अर्थव्यवस्थाएं दोनों मिला जुला के हैं। जैसा भारत की तो मिश्रित है, समाजवादी प्लस पूंजीवादी, ठीक है। अब तो जो नियोजन के उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहला था आर्थिक विकास करना। मैंने आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बहुत अच्छे समझाया है। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि हम जो संसाधन है उपलब्ध संसाधनों से हम अधिक से अधिक अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाएँ। एक हम अपनी मात्रात्मक उत्पादकता को, बस ये मान लो एक खेत है, खेत में हम बस उसमें उत्पादकता बढ़ाए जा रहे हैं, मात्रात्मक इस बार 5 किलो अगली 10 किलो उत्पादन की, तो ये होती है आर्थिक वृद्धि। हम अपनी आर्थिक में अपनी जीडीपी में केवल मात्रात्मक वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब होता है आर्थिक वृद्धि। और जब हम मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, मतलब जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका लाभ लोगों के जीवन को परिवर्तित करने में उपयोग हो रहा है, उसकी वजह से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो इसको कहते हैं आर्थिक विकास, ठीक है। तो सभी योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय और प्रतिबद्धता के स्तर को वास्तविक रूप से ऊपर है। उसके बाद आत्मनिर्भरता बनाना। भाई देखिए, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि हम आत्मनिर्भर बने। आज भी देखिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं हमेशा नारा देते रहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भरता का नारा हमेशा दिया जाता है, क्योंकि उस समय ये हालात हो गए थे कि हमें बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती थी अपना पेट भरने के लिए, वो भी अमेरिका से। कोई पब्लिक लिमिटेड कुछ ऐसा गेहूँ आता था ना जो को बस इंसान खा ले, बस जिंदा रहे, बस ऐसा था। तो हमें आत्मनिर्भरता ना, हमें खुद में उत्पादन करना है, खुद का मेहनत करना है, खुद के संसाधनों का उपयोग करके हमें खुद की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इसके आत्मनिर्भरता की तरफ हम कदम बढ़े। पहले हम दूसरों के सामने इस तरह हाथ लेके फैलाते रहते थे। उसके बाद रोजगार सृजन, मैं उसमें बेहद बेरोजगारी, लोगों के पास कौशल विकास भी नहीं था, तो कुछ रोजगार दिया जाए ताकि रोजगार के माध्यम से लोगों की कुछ आय सुनिश्चित की जाए, ताकि हमें कम से कम भूख से तो ना ही मरना पड़े। तो रोजगार सृजन। उसके बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। देखिए, एक होता है सामाजिक संरक्षण, एक होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक संरक्षण का मतलब होता है, यहाँ पे बहुत करेक्ट रहना है। कई बार लोग सामाजिक न्याय को सामाजिक संरक्षण समझ लेते हैं, सामाजिक संरक्षण को सामाजिक न्याय समझ लेते हैं। सामाजिक संरक्षण का मतलब होता है सरकार द्वारा जो योजनाएं हम चलाई जाएं, ठीक है, चाहे तो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे तो रोजगार को लेकर के हो, इसके माध्यम से हम उन लोगों की एक आय सुनिश्चित करें कि लोग कुछ अर्न कर सकें, ताकि उनके जीवन की गाड़ी को चलाने में मतलब ये होता है सामाजिक, ये एक तरीके से हम सामाजिक संरक्षण दे रहे हैं। मतलब कि जो लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है उनकी हम मदद कर रहे हैं। चाहे तो बहुत सारी किसान सम्मान निधि एक तरह सामाजिक संरक्षण है, महिला जो स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं साथ सामाजिक संरक्षण है। लेकिन जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है हम अपनी राजनीतिक, अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक गतिविधियों में सभी लोगों को भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसीलिए आरक्षण सामाजिक न्याय का हिस्सा है, सामाजिक संरक्षण का हिस्सा नहीं है कि बस आँख बंद करके लगा दिए नहीं सामाजिक संरक्षण, यही गलत हो जाता है। तो सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक संरक्षण। तो इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ाना, इसके माध्यम से क्या है कि हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, कम से कम कि आप भी सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे लोग हैं। तो तभी गरीबी दूर। भाई हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं और गरीबों को ही अपनी किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो कैसे हम होगा, तो इस तरीके से सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए भी ये
आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो आर्थिक विकास हो गया, आत्मनिर्भरता हो गई, रोजगार सृजन हो गया, उसके बाद सामाजिक न्याय को बढ़ाना हो गया। अब हम बात करें भारत में आर्थिक नियोजन का विकास। देखिए, अभी कुछ संस्थाओं के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, योजना आयोग कब बना, ये कब बना। अभी हम सबसे पहले भारत में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पंडित नेहरू जी थे और उसकी बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, जिसके कारण वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और साथ में इन्हीं की तरफ पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, ताकि हम संसाधनों का उपयोग लोगों के हितों में कर सकें। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना विश्वेश्वरैया एक थे। कुछ हम पंचवर्षीय योजनाओं से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल में, जिसमें उन्होंने भारतीय नियोजन का एक खाका प्रस्तुत किया था। देखिए भाई, कोई चीज़ ऐसे तो हो नहीं जाती, तो जब देश स्वतंत्र होने वाला था सबको पता ही चल गया था अगले 10-15 सालों में देश स्वतंत्र हो जाएगा, 1920 के बाद खत्म, महात्मा गांधी जी के आने के बाद। तो बड़े बड़े शास्त्री, मैंने पहले भी आपको हिस्ट्री में भी बात बताई थी, चाहे तो आर.सी. दत्त रहे हों, चाहे तो दादा भाई नौरोजी रहे हों, इन सब ने लगातार ब्रिटिश की आलोचना आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से लगातार करते रहे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश ही हमारे जो है पूरे शोषण का कारण है। तो इस जब ये इन्होंने लिखे भी, बहुत बड़े शास्त्री भी थे, बहुत बड़े इंजीनियर, विश्वेश्वरैया योजना, एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर भी थी, इनको देश का पहले इंजीनियर भी कहा जाता। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखी। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि देश को हम किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद आगे ले जाना है। इन्होंने 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दोगुना करने की योजना बनाई। मतलब ये योजना ही चली गई 1934 में, आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा। फिर राष्ट्रीय योजना समिति बनी 1938 में कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कि हमें अपने किस तरीके से, आज जब देश स्वतंत्र होगा तो किस तरह से योजनाएं हमें बनानी है, जिसका बनाने का उद्देश्य था भाई जनता के लिए समुचित जीवन स्तर में सुधार किया जाए, उसके साथ साथ गरीबी को दूर किया जाए, लोगों में कम भुखमरी जैसी समस्या का निवारण किया जाए। तो देखिए, इसमें औद्योगिकरण और भारी उद्योगों की भी बात की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारी उद्योग और, आप सोच रहे मैं हंस क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। देखिए, पंडित नेहरू जी महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, पंडित नेहरू जी और महात्मा गांधी जी भी विभेद था। किस बात को लेकर विवाद थे, पंडित नेहरू जो है वो थोड़ा सा आधुनिक सोच विचारधारा रखते थे, और महात्मा गांधी जी थोड़ा सा, मतलब उनका मानना था कि भाई सबको साथ लेके चलो ना, कि भाई और पंडित नेहरू जी इसीलिए उद्योगों को लेकर के दोनों की सोच में अंतर था। पंडित नेहरू जी थे भारी औद्योगिकरण के समर्थन में थे कि देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। भाई उनका ये मानना था कि अगर हम बड़े उद्योग लगाएंगे, शहर स्थापित होंगे, वहाँ गांव के लोग आएंगे, रोजगार उन्हें मिलेगा, इसमें कोई, तो इस तरीके से हम करेंगे। और महात्मा गांधी जी का मानना था कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो गांव है यहीं पे देश की आत्मा बसती है, तो हमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास कर छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए। जैसा कि मान लो गांव में, जैसे मान लो किसी गांव में आम का उत्पादन होता है तो वहाँ आम के फल लगाए, आम का हम कोई रोजगार सृजित करें। किसी जिले में आंवले का है तो वहाँ आंवला का छोटे छोटे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाए। तो इन दोनों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, तो कभी आपसे कोई महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और 2-3, जैसा कि आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, इनका एक तरह का सोच था, वो भी समाजवादी सोचते, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का अलग था सोच। ठीक है, तो ये तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, सहमति, जहाँ असहमति में ही सहमति हो, असहमति को जहाँ सहमति मिली हो वही लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र आप समझ सकते हैं पंडित नेहरू महात्मा गांधी जी के मन में कितना था कि दोनों असहमत होते हुए भी सहमत रहते थे कई मामलों में। ये हो गया। उसके बाद फिर गांधीवादी प्लान, एम.एन. रॉय थे जो गांधीवादी विचारक थे, उन्होंने तैयार किया था कि गांव का निर्माण करना। वो देखिए, एम.एन. रॉय बताया ना, गांव अगर गांधीवादी जो रहेगा वो एकदम, तो फिर वो गाँव की विकास की बात करेगा। तो ये एम.एन. रॉय भी थे, ऐसे ये भी अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने की हमें जरूरत है। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान में क्या था कि 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के भारत के एक आर्थिक विकास का एक खाका तैयार किया, रूपरेखा तैयार किया कि भाई अब देश 2-4 साल में स्वतंत्र हो जाएगा। 44 की बात है, 47 में देश स्वतंत्र ही हो गया। तो फिर हम किस तरीके से, तो बॉम्बे प्लान लाया गया था 1944 में। इसमें युद्ध योजना का उद्देश्य था
कि 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना है। कि मतलब मैंने देखिए राष्ट्रीय आय भी आपको बताया, जीडीपी बताया, एनडीपी बताया पिछले वीडियोज में। तो इस योजना का उद्देश्य 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और इसी अवधि में राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना। बॉम्बे प्लान योजना की आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी योजना के कई विचारों को अन्य योजनाओं में शामिल किया। मतलब उतना ज़्यादा भाई उसमें तो ब्रिटिश का रूल भी चल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीकार तो नहीं हो पाया, बाद में भी नहीं हो पाया। लेकिन एक तो मैं जो योजना है आपको बता रहा हूँ, चाहे तो विश्वेश्वरैया योजना हो, चाहे तो राष्ट्रीय योजना समिति की हो, चाहे तो गांधीवादी प्लान, ऐसा नहीं कि ये कोई वो सडन चेंज कर दिया। इन्होंने सबने एक तरीके से मार्गदर्शन किया कि जब हम देश आज़ाद होगा तो हम अपनी योजनाओं को किस तरीके से लेकर चलेंगे। उसके बाद एक जन योजना थी, एम.एन. रॉय ने तैयार किया था। इनका उद्देश्य था कृषि उत्पादन और अनुत्पादक विधियों को राष्ट्रीयकरण कर। इस योजना का मुख्य विशेषता थी कि भाई जो कृषि उत्पादक गतिविधियाँ ये भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। भाई मार्क्सवादी विचारधारा थी, उनका मानना था कि भाई लोगों के पास ना संसाधन ही नहीं को कृषि में उत्पादकता बढ़ाए में, गरीबी बेगारी इतनी ज़्यादा है देश में अभी। देखिए हमें ये चीज़ें ना आज के दृष्टिकोण से नहीं सोच लेना है कि अरे वो लोग कैसा सोचते थे यार, कितना पिछड़ा सोचते थे। हमें उस कंडीशन में जा करके सोचना है कि किस तरीके से जब एक भी संसाधन नहीं था तब। आज नेता लोग आलोचना कर देते हैं कि अरे पंडित नेहरू ने क्या किया, देश को 70 साल से कुछ भी कह देते हैं लोग। तो हमें इस तरह की बातों में नहीं जाना है, हमें जो सार्थक है जो सही है वही बातें करनी है। न्यूट्रल राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है। उसके बाद एक सर्वोदय प्लान आया, जयप्रकाश नारायण जो जेपी बाद में इन्होंने द्वितीय आज़ादी का भी नारा दिया, ये लेकर के आए थे। इसमें गांधीवादी योजना, विनोबा भावे के सर्वोदय का मतलब आखिरी व्यक्ति का उदय, मतलब समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी उस तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जैसे कृषि पर जोर, कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भरता, विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी, भूमि सुधार योजना के विकेंद्रित भागीदारी के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। हमने देखी ये सारी चीज़ें थोड़ा मतलब एक माइंड में बना लिया कि किस तरीके से हम योजनाओं को, कोई गांधीवादी की बात कर रहा है, कोई भारी उद्योग की बात कर रहा है, कोई जन योजना की बात, ऐसा तो आदमी कन्फ्यूज हो जाए कि कौन सी योजना लेकर के चले। पंडित हमारी प्रधानमंत्री है, क्या करें बेचारे। तो फिर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। रूस की जैसे रूस में थी वैसे वहाँ भी पंचवर्षीय योजना शुरू थी रूस में भी। उसने काफ़ी तरक्की भी कर ली थी। 1917 से आते 1947-48 तक आते 30 सालों में काफ़ी उसने तरक्की की थी रूस में। तो ये पंडित नेहरू ने देखा तो भारत में योजना पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू की गई। इसका मतलब था ये राष्ट्रीय विकास की तरफ ले जाना। उसके बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना समाजवादी प्रभाव के अंदर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जीवन स्तर में तेजी, भाई योजनाओं का क्या उद्देश्य था, जीवन स्तर में तेजी से बदलाव हो, देश के संसाधनों का हम कुशल उपयोग कर सकें, रोजगार सृजन कर सकें, उत्पादन में वृद्धि कर सकें, सभी के लिए रोजगार के अवसर शुरू कर सकें, संसाधनों का हम एक तरीके से अच्छे से लोगों के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए हम प्रयास कर सकें। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, 1951 से लेकर के पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसको नाम दिया गया हैमर-डोमार मॉडल। हैमर-डोमार मॉडल के पर आधारित पेपर पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आता है, तो हैमर-डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था, देखिए जब ये योजना लागी है तो मैंने आपको दिक्कतें तो बता ही दी कि देश आज़ाद हुआ है, 3 साल पहले विभाजन हुआ है, पाकिस्तानी हमला हुआ है, दंगे फसाद देश के अंदर हो रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, उसके साथ साथ मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी कुल मिलाकर के। अधिक से अधिक भोजन की चुनौती है, गरीब मतलब बहुत हालत ख़राब थी। तो इस तरीके से इस योजना को जो पूरा फोकस किया गया वो हमें कृषि के विकास पे किया गया। क्यों भाई, सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए, पहली हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। उसके बाद हम कोई बात छोड़ सोचेंगे भाई हमें और चीज़ें कम से कम भूख से। तो इस कृषि में पूरा ध्यान दिया गया, अधिक से अधिक हमें उत्पादन बढ़ाना। तो योजना के कुछ समय बाद 2 वर्ष बाद पश्चिम परिणत शरणार्थियों की समस्या का पूरा नाश हुआ। खाद्य आत्मनिर्भरता और कीमतों पर नियंत्रण सहित कई, मतलब ऐसा नहीं कि कोई योजना सफल रही, योजना काफ़ी सफल रही और इसने हमने कम से कम खाद जो एक तरीके से उत्पादकता को तो बढ़ाया जिससे भुखमरी पे नियंत्रण पाया गया। उसके साथ साथ कृषि योजना कृषि मूल्य स्थिरता और बिजली और परिवहन पर केंद्रित। तो बस पंचवर्षीय योजना के बारे में कब शुरू हुई, 51 से 56 में। उद्देश्य क्या थे कि
मॉडल पे आया, हैमर डोमार मॉडल पे आधारित थी। हमने देश की समस्याओं को समाधान के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसमें एक तरीके से खाद्य आत्मनिर्भरता, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो खाद्य आत्मनिर्भरता बनाना, कीमतों पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों के पुनर्वास करना। उसके बाद कैसे मतलब पूरा जो फोकस रहा वो हमारा एग्रीकल्चर पे ही रहा पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो अब दूसरी पंचवर्षीय योजना आएगी 1956 से, 5-5 सालों के लिए था, 1956 से लेकर के 1961 तक। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कहते हैं नेहरू महान नोबेल बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस के दिन आज भी अर्थशास्त्र दिवस मनाया जाता है, अर्थ की सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि हमें भारी उद्योगों के प्रयास किया गया। भाई देखिए कृषि तो ठीक है, अब कृषि उत्पादन हो रहा है, हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ा लिया। अब हमें जो कच्चा माल मिल रहा है इसका हमें इस्तेमाल करना है, चाहे तो रुई हो, कोई भी चीज़ कच्चा माल, गेहूँ एक तरह से कच्चा माल है भाई, उसका संस्करण करके हम उससे कई आटा बना करके कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि भाई हमने अपने कृषि के लिए 5 साल काफ़ी दे दिया, अब हम भारी उद्योगों की स्थापना करें। भारी उद्योग अगर स्थापित होंगे, बाद में छोटे छोटे और उद्योग स्थापित किए जा सकें। तो इससे क्या हुआ, ये योजना पूरी तरह से बुनियादी उद्योग ढांचे पर डिपेंड की। तो इसी समय देखिए मेन उद्योग लगे, जैसा भिलाई में लगा, रूस के सोवियत संघ उसमें हुआ करता था। भिलाई जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आज छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई में पहले हमने रूस के सहयोग से औद्योगिकी की, छत्तीसगढ़ झारखंड इसी में लौह अयस्क मिलता है, तो इसी क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है, तो इसी क्षेत्र में हमने भारी उद्योग की स्थापना की, लौह इस्पात उद्योग रूस के सहयोग से, जर्मन जिस सोवियत संघ बोलते थे। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई। तो इस चीज़ों को समझना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर राउरकेला उड़ीसा में हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया भारी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। उसके साथ साथ हमने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटिश के सहयोग से हमने भारी उद्योग की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीके से औद्योगिकरण को ही एक तरह समर्पित थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत कृषि पर भी ध्यान दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा में कमी के कारण विदेशी के लक्ष्यों में कटौती हुई, कीमतों में पिछली योजना की तुलना में 30% की वृद्धि दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो मतलब देखिए भाई कृषि को प्राथमिकता ना देने की वजह से कहीं ना कहीं ये योजना उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। ये भी कहा जाता है कि अधिक खर्च होने की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई, दूसरी साथ में विकास लक्ष्यों में भी कटौती की गई। तो लेकिन ये एकदम असफल नहीं लिख देंगे कि आंशिक रूप से सफल रही। फिर आती तीसरी पंचवर्षीय, ये तो बहुत ही समझाने की जरूरत है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब समझाता हूँ। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से लेकर के 66 तक तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई। मतलब एक तरीके से पहाड़ पे बाइक चलाना, पहाड़ पे कार चलाने जैसा साबित हुआ। ये कैसे, 1961 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई तो आप दिक्कतें सुनिएगा, दिक्कतें क्या रही। 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया, एक तो ये दिक्कत। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ये दिक्कत। 1927 में 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, ये दिक्कत। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, ये दिक्कत। उसके साथ साथ हम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इस तो 1961 से लेकर के 1966 की उन्होंने 4 प्रधानमंत्री देखे। कौन, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका 17 साल लगभग पूरा हो गया था, 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। उसके बाद 13 दिन के लिए 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक के लिए गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी उज्बेकिस्तान में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद फिर शायद गुलजारीलाल नंदा बने थे। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी 1966 थोड़े दिन बाद प्रधानमंत्री बनी। तो हमने 4 प्रधानमंत्री देख लिए। तो कितनी स्थिति, मतलब अब अस्थिर सरकार है
अब समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती होगी। तो इस तरीके से ये जो योजना कोई बहुत ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन राष्ट्रीय आय में थोड़ा बहुत 5% के आसपास वृद्धि हो पाई। और रोजगार में पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना था, वही चीज़ें सबकी इक्विटी प्रदान करना, जनता के बीच आर्थिक विकास करना। लेकिन ये योजना को हम सफल उतना नहीं कह सकते इन दिक्कतों के कारण। इस योजना का थोड़ा लक्ष्य याद रखने की आत्म आश्रित और आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था करना। भाई पहली योजना में हमने कृषि को कर लिया, दूसरी में हमने उद्योग कर लिया, अब हम अपने ऊपर डिपेंड होने, तो आत्म आश्रित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद फिर जब 1966 में के बाद क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गए, 3 सालों के लिए योजना को रोक दिया गया। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी खुद भी परेशान थी। क्यों? उनकी अपनी पार्टी में लोग उनका विरोध कर रहे थे। मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हुआ। इसी समय 2 भागों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई, कांग्रेस हो, 2 में विभाजन हो गए। कुछ लोग आई फॉर इंडिया, कुछ लोग आई फॉर इंदिरा कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इसमें। तो फिर इस योजना को रोक दिया गया 3 सालों के लिए। इसको यहाँ पे रोका जाएगा, 1 साल फिर बाद में 2 साल फिर बाद में रोका जाएगा। तो 5 साल कुल योजना जो अवकाश होता है, 3 साल तक इस योजना को रोक दिया गया। इसको 1966, 67, 68, 69 3 सालों के लिए। तीसरी योजना की विफलता के कारण चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया और तीसरी योजना के रुपये अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ मुद्रास्फीति मंदी के कारण विफल हो गई। मतलब ये योजना को आप कह सकते हैं कि विफल ही हो गई तीसरी योजना। तो उसके बाद 1966, 67, 67, 68, 68, 69 तक योजना अवकाश के अंतर्गत आई। फिर कोई भी उतनी योजना, चौथी योजना लागू भी नहीं हो पाई। हाँ, इसी समय तो भारत में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई 1966 में। भाई देश की देखिए, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनी हुई है। देश आज़ाद हो चुका है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 1961 से लेकर 1971 तक देश की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। सबसे ज़्यादा रेशियो है 1961 से लेकर 19, कभी प्रश्न में आ जाए सबसे ज़्यादा देश की जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि कब हुई, तो 1961 से लेकर के 66 तक लगातार देश की जनसंख्या बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। भाई हम देश की जनसंख्या बढ़ने का कारण ये होगा कि हमने 15-20 सालों में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में तो सुधार कर लिया, जिससे चलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 3 तरह का, एक तरीके जनसंख्या, हम विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला कैसे, एक विकसित राष्ट्र होता है, एक अविकसित राष्ट्र। अविकसित से चलते, अविकसित राष्ट्र में क्या होता है कि जनसंख्या खूब बढ़ती है और मृत्यु दर भी खूब रहता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत तेज होता है। लोग पैदा भी होते हैं, लोग मरते भी हैं। न वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की कोई सुविधा नहीं होती, परिवहन नियोजन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे खूब बच्चे पैदा होते हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में स्थिति अच्छी नहीं रहती, जिससे लोग मरते भी हैं। ये होता है अविकसित देशों में। एक होता है विकासशील देश। विकासशील देश क्या होता है कि हम अपनी जनसंख्या को मरने से रोक लेते हैं। कैसे? कि हमने अपनी शिक्षा में, अपनी स्वास्थ्य में सेवाओं को अच्छा कर दिया कि बच्चा पैदा होते ही या बच्चा मृत्यु नहीं होती। लेकिन हम पर्यावरण नियोजन को सफल नहीं बना पाए, लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, जिसके कि पैदा होने की दर लगातार बनी हुई है। तो तब भी जनसंख्या की वृद्धि लगातार तेजी से बढ़ती जाती है। इसको थोड़ा व्यवहारिक जीवन में ऐसे समझिए, आप कार चलाएं, कार में चलाते समय क्या होता है कि मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, कार चलाते समय कार को रोकना पड़ता है। रोकते समय आपको सबसे पहले क्लच दबाना पड़ता है। तो कार को रोकने के लिए हमने क्लच तो दबा दिया, लेकिन हमने ब्रेक नहीं दबाया। इससे मतलब कि हमने मृत्यु दर को तो कम कर दिया, लेकिन जन्म दर को हम कम नहीं कर पाए, जिसके कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती चलेगी। जिससे कार फिर रुकेगी नहीं। अगर आप क्लच भर दबाएंगे और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कार रुकेगी थोड़ी ना, थोड़ा धीमी जरूर लेकिन बढ़ती रहेगी। तो इसी तरीके से जनसंख्या में ब्रेक नहीं लग पाया। जनसंख्या की जो हम अपना लक्ष्य बनाए 2.1 फर्टिलिटी ले जाना, वो नहीं हो पाया। अब देखिए इसी तरह पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू कर दी गई। हरित क्रांति लाई कि हम लोग हरित क्रांति, हाई बिल्डिंग वैरायटीज का उपयोग किया गया। नहीं तो उसके पहले हम लोग अमेरिका से पीएल गेहूँ, मतलब इंसान खा भी नहीं सकता ऐसा गेहूँ अमेरिका में देता था। तो इस तरीके से ये दिक्कतें रहीं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है। उसके बाद फिर 3 साल का तो गैप ही रहा, 67, 68, 69 3 साल में। फिर चौथी योजना 1969 में से 74 में 5 ईयर प्लान। ये भी योजना जो थी इसका तो लक्ष्य याद रखिएगा, स्थिरता के साथ विकास और साथ में आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। मतलब स्थिरता के साथ विकास कि हमें अब इन सारी स्थितियों से निकल करके आगे थोड़ा विकास की तरफ आगे बढ़ना है।
इस समय तो और ज़्यादा स्थिति 1971 में भारत पाकिस्तान का भी पाकिस्तान ने से हमारा युद्ध होना पड़ा। देखिए पाकिस्तान, इसको भी चलो स्टोरी हम पूरी बताते हैं। देखिए पाकिस्तान दो भागों में आज़ाद हुआ था, उसको मतलब एक तरह देश बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक जो आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और जो भारत के पश्चिमी भाग में आज जो पाकिस्तान रियल में दिखता है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो हुआ क्या, 1971 में पाकिस्तान असेंबली के चुनाव हुए, पाकिस्तान पार्लियामेंट के चुनाव हुए। तो उसमें क्या था कि पूर्वी जो पाकिस्तान है वहाँ बांग्ला चलता था और पीछे पाकिस्तान में उर्दू, तो दोनों एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं करते थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी, खूब एक दूसरे चालाक होना चाहते थे। लगभग 15-20 साल तो ऐसे चलता रहा, 1947 से लेकर के 71 तक के आसपास। हुआ क्या वहाँ जो इस समय शेख मुजीबुर रहमान बगबंद उनको बोलते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने ये क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, इनकी पार्टी थी आवामी लीग करके, इनकी पार्टी थी जो आज भी है। तो हुआ क्या इलेक्शन में कि इन्होंने सारी सीटें पूरी पाकिस्तान की जीत ली, पश्चिमी पाकिस्तान में भी इनको थोड़ा समर्थन मिला। तो कुल मिला के जितना उन्हें चाहिए था बहुमत वो उनको मिल गया। ये जाते हैं इस्लामाबाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने, क्योंकि भाई राजधानी इस्लामाबाद ही था उस समय भी था। तो दोनों को मिला करके तो गए वहाँ, इनको गिरफ्तार करा लिया गया था। हमको लगता है जिया उल हक उसमें राष्ट्रपति थे, हाँ। तो गिरफ्तार कर लिया, अब इनको वहाँ पे गिरफ्तार करा लिया। गिरफ्तार कराने के बाद क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में भाई हमने अपना उसे नेता बना के चुना है, पूरी की पूरी सीट हमने जिता के भेजी है, आप उसको गिरफ्तार करा लेंगे। इस बात को लेकर के पूरी पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना ने वहशियाना शुरू किया। वहाँ से पाकिस्तानी सेना एकदम से फिर इतना बुरा काट मार शुरू कर दिया कि एक तरीके से बंगाल मतलब बांग्लादेश में काट मार शुरू, औरतों के साथ बस शुरू की, बहुत सारे कांड की, 1 हफ्ते तक ये पूरा वहशियाना चलता रहा। अब भाई भारत के पड़ोस में, भारत के एकदम आपके राइट हैंड में कोई सांप घुस रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको मारेंगे ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि अपनी सेना को एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भेज दिया कि अब ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, भारत का मामला बन चुका है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ भी फिर जंग छेड़ी थी। इसी समय अमेरिका, देखिए आज हम अमेरिका को इतना मतलब मित्रता दिखाता है, अमेरिका ने क्या किया, उसमें पाकिस्तान की मदद की। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा परमाणु पनडुब्बी भेज दी थी बंगाल की खाड़ी में भी, इसलिए कि अगर कि हम तुम पे हमला कर देंगे अगर तुमने पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी सेना को मारना ख़त्म नहीं किया। भारत को धमकी दी अमेरिका ने। रिचर्ड निक्सन उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे, मुझे लगता है शायद अभी उनका निधन भी हुआ, कुछ ऐसा ही। तो इस समय जो था इंदिरा गांधी जी ने मांगी रूस से सोवियत संघ से मदद। सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की, आज भी सोवियत संघ भारत का सच्चा मित्र है। ये बात वर्तमान सरकार को समझनी चाहिए कि अमेरिका केवल फायदे के साथ मित्रता करता है, उसको कोई मतलब नहीं कोई देश बर्बाद हो जाए। तो फिर भाई एक तरफ रूस अमेरिका आमना सामना हो गया, एक तरफ दोनों पावर एक दूसरे कैंसिल कर दिया और भारत ने पाकिस्तान का विभाजन कराया। 6 दिसंबर को पाकिस्तान अलग देश की घोषणा कर दी गई। फिर बाद में 16 दिसंबर को भारत ने भी बांग्लादेश को नए देश की मान्यता दे दी, उनका झंडा हो गया। उनके यहाँ जो राजगान अमार सुनार बांग्ला, ये वही है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये हमको मतलब तो आज भी देखिए कितना, तो बांग्लादेश तब आज़ाद हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया। शेख हसीना जो आज भी है, उनकी बेटी थी ये शेख मुजीबुर रहमान की, जो आज भी प्रधानमंत्री के पद पे है। उसके साथ साथ फिर बाद में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार दिया जाता है, पाकिस्तानी सेना मार देती है, यही बच जाती है शेख हसीना, इनकी एक बहन कोई बच जाती है, 2 लोग। ये उसमें ब्रिटिश में थी कि अमेरिका कहीं थी नहीं, तो ये भी मारी जाती। तो ये पूरी मैंने आपको स्टोरी यहाँ पे बता दी, जानना बहुत ज़रूरी है, सब पता होना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान, स्थिरता के साथ विकास। चौथी योजना के लिए आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील। चौथी पंचवर्षीय योजना ने भारतीय समाज को कमजोर वर्गों को जोड़ दिया, लेकिन फिर भी न्यूनतम और बुनियादी जरूरतों पूरा करने के लिए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इस योजना में भी उतना लाभकारी थी। भाई दिक्कत ही मैंने आपको बता दी, कितनी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं। फिर 1974 से लेकर के 1979 में, उस समय देखिए उस समय भारत में आपातकाल भी लागू था। 1971 में भारत में आपातकाल लागू हुआ,
किस, देखिए पहले जो आपातकाल 352 जो मैंने आपको संविधान पढ़ाया था उसमें था युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध के आधार पर भारत में आपातकाल ऑलरेडी लागू था 352 के अंतर्गत, ये लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता। उसके बाद 1975 में दोबारा लागू आपातकाल को बढ़ाया गया, एक तरह से लागू किया गया। पहले युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पर फिर आपातकाल के ऊपर आपातकाल लगाया गया। फिर तो ये बहुत ही स्थिति खराब। तो आप ये समझ सकते हैं उस समय कितनी कंडीशन खराब थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1974 1979 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके मध्य की ये बात है। तो बाद में 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के शब्द को हटा करके वहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, आर्म रिबेलियन किया गया कि आप आंतरिक अशांति के आधार पे कोई भी देश में आपातकाल लागू नहीं। तो भी ये पंचवर्षीय योजना भी कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता। आज भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनता है कि कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटा पाई, तो लोग आलोचना भी करते हैं। उसके बाद आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो इसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम भी दिया इंदिरा गांधी जी ने। तो मैंने देखिए आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो 1974 से 79 वाली भी कोई आप सफल नहीं कह सकते। फिर इसी समय क्या होता, कांग्रेस सरकार चली जाती, इंदिरा गांधी जी चुनाव ही हार जाती हैं, 1977 में बुरी तरह से हारती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते मोरारजी देसाई। ये कब से सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो मोरारजी देसाई देश में आके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की योजना खत्म करके रोलिंग प्लान चलाया 3 सालों के लिए, 78 79 2 साल इसको बेस के लिए बोलते हैं। इसमें जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया और 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 की शुरुआत की, जिसमें नेहरू मॉडल 2 साल तक तो रोलिंग प्लान रहा, बाद में 6ठी योजना शुरू किया था 1978 से 83 तक के लिए, जिसमें नेहरू मॉडल के विपरीत रोजगार पर जोर दिया गया। सरकार की सत्ता के संकेंद्रण में बढ़ती असमानता और तेजी से बढ़ती गरीबी आलोचना सरकार के 2 वर्षों तक ही टिक पाई। भाई ज़्यादा दिन ये सरकार चल भी नहीं पाई और 1980 में फिर से कांग्रेस सत्ता में लौट आती है। तो इस तरीके से हमने देखिए 1980 तक आज पढ़ लिया है। इसके बाद हम वाले वीडियो में फिर और इसका आगे का पढ़ेंगे, 2 से 3 वीडियो इसमें लगेगा, तभी आप जो आर्थिक नियोजन के चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।